नमस्कार, लाउड स्पीकर 90 FM देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनी और आज के हमारे आरोग्य भव कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अमित शाही सर, जो कि साइकार्टिस्ट हैं सर। जिला अस्पताल गोरखपुर के जिला अस्पताल में भी कार्यरत हैं। सर, लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं का, देखने वालों का बहुत धन्यवाद। सर, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मेंटल हेल्थ होता क्या है और इस पे ध्यान देना क्यों ज़रूरी है? देखिए, जब भी स्वास्थ्य की बात की जाती है, एक चीज़ कही जाती है, WHO ने जो परिभाषा दिया स्वास्थ्य का, उस स्वास्थ्य में ही मानसिक स्वास्थ्य को इंक्लूडेड किया। हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। तो बीमारी से मुक्त होना ही स्वास्थ्य नहीं है, पूर्ण रूप से वेलबींग होनी चाहिए फिजिकल, मेंटल और सोशल की। तो जब मेंटली फिट है तभी आप हेल्थ के डेफिनेशन में हेल्दी कहे जाएंगे। तो उसके लिए आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना ज़रूरी है। मानसिक रूप से एक स्वस्थ व्यक्ति वो होता है जो समाज में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सके, अपने सामाजिक रिश्तों को अच्छे से संभाल सकता हो, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभा रहा है। तो ये सब चीज़ें और अपने फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को अच्छे तरीके से कार्यान्वित कर पा रहा है। ऐसी स्थिति में जब वो मेंटल वेलबींग में रहेगा तो हम कहेंगे ये मानसिक रूप से स्वस्थ है। एक टर्म, एक शब्द आ रहा है डिप्रेशन, कुछ सालों से काफ़ी प्रचलित है। तो क्या ये डिप्रेशन पहले नहीं हुआ करता था? जी, डिप्रेशन बहुत पुराना रोग है, प्रचलन में धीरे धीरे समय के साथ आया है। पहले रहा है चूँकि इतने डायग्नोस करने की सुविधाएं नहीं थी, इतने स्पेशलिस्ट नहीं हुआ करते थे, तो ये इसका डायग्नोसिस या निदान नहीं हो पाता था कि ये मानसिक रोग है कोई या डिप्रेशन कोई रोग है। अभी के समय में इंटरनेशनली एक ICD क्लासिफिकेशन है और WHO ने जिसको अंगीकार किया है, हमारा देश WHO का पार्ट है, तो हमने भी उसी को माना है। DSM है US का। ये सभी लोगों ने सेट क्राइटेरियाज़ कर दिए हैं कि क्या क्या लक्षण होंगे तो इनको डिप्रेशन कहा जाएगा। तो डिप्रेशन बहुत पुराना रोग है और लगभग 17 से 18% इसका लाइफ टाइम प्रेवलेंस रेट होता है। सारे मानसिक रोगों में सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट मानसिक रोग डिप्रेशन ही होता है। डिप्रेशन अभी के दिनों में ज़्यादा पहचान में आने लगा है, उसकी पहचान होने लगी है क्योंकि लोग अब पहुंचने लगे हैं चिकित्सकों के पास उस बीमारी के लिए। पहले उसको लेके झेलते रहते थे, समय के साथ ख़राब होता जाता था, लोग उसके साथ ही जीवन बिताते थे, ये मान लेते थे कि यही नियति है। तब जब पहचान नहीं थी तो लोग उसको बीमारी नहीं मानते थे। कई तरह की उस भ्रांतियाँ उसमें उत्पन्न हो गई। कोई इसको कमज़ोर चरित्र का, कमज़ोर दिल का, कोई पूर्व जन्म का पाप, कोई अभिशाप, तमाम बातें इसके बारे में लोगों ने करने लगी। अब जब से पता चला है कि ये बीमारी है, लोगों को पता चल रहा है, उसका इलाज ले रहे हैं और जल्दी से ठीक होकर स्वस्थ जीवन जीने लग रहे हैं। डिप्रेशन आजकल की यूथ में बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब हर कहते हैं कि चौथा पाँचवा यूथ डिप्रेशन का शिकार है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? जी, देखिए, डिप्रेशन के बारे में या किसी भी मेंटल इलनेस के बारे में जो प्रेडिक्शन है कि 20% को होना है, तो हर पाँचवा तो आप उसी हिसाब से हो गया कि हर पाँचवें को कुछ ना कुछ है। आप जो कह रहे हैं कि यूथ में डिप्रेशन क्यों इतना कॉमन हो रहा है, एक बड़ा कारण है तनाव। डिप्रेशन होने के कई सारे कारण होते हैं। किसी भी मानसिक रोग के कारणों में बायो साइको सोशल कॉजेज़ को बताया जाता है, जिसमें एक बहुत बड़ा कारण है तनाव, जिससे लोग डिप्रेशन में या अवसाद में जा रहे हैं। तनाव क्या हो रहा है कि लंबे समय तक चल रहा है किसी में, जब ज़्यादा दिनों तक तनाव चलेगा तो उससे शरीर में कुछ परिवर्तन होंगे। शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं उनमें ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। ये ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स दिमाग के कुछ खास एरियाज़ को में डीजेनरेटिव चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं। उनकी वजह से जो आपके मूड को, मन को स्वस्थ या प्रसन्न रखने वाले केमिकल्स हैं, उनकी कमी हो जाती है या उनके रिसेप्टर्स में खराबी आ जाती है। इस तनाव के कारण से आदमी अवसाद में चला जा रहा है। जेनेटिक कारण भी होता है कि उसके कारण से अगर उस आपके शरीर में वो जीन है एक्टिवेट हो गया तो आप अवसाद में चले जाएंगे। तो मुख्यतः ये दो कारण दिख रहे हैं जो सामाजिक हैं, बायोलॉजिकल हैं, ये जिसमें हैप्पीनेस प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स कम हो जा रहे हैं या उनकी फंक्शनिंग ख़राब हो जा रही है, जिसके वजह से अवसाद में जा रहे हैं। तो यूथ के लिए यही कहूँगा
कि स्ट्रेस यूथ या किसी के लिए भी स्ट्रेस को अपने मैनेज करें, स्ट्रेस कम रखें, तनाव कम रहेगा तो इस बीमारी से बचने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। सर, शुरुआती दौर पे कोई अगर मानसिक रोगी है तो उसे हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि इसको मानसिक रोग है? जी ठीक है। देखिए, मानसिक रोग मैंने जैसे अभी बताया कि इसके लक्षण, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सब कुछ वर्णित हैं, सबका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि ये इसको मानसिक रोग है। मोटे तौर पे समाज में ये संदेश मैं दूंगा कि अलग अलग मानसिक रोगों के अलग अलग लक्षण होते हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि जो भी मानसिक रूप से ग्रसित होगा उसकी डेली ऑक्यूपेशनल, सोशल, रूटीन फंक्शनिंग इम्पेयर्ड होगी। वो अपने जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाएगा, अपने नित्य क्रिया को नहीं ठीक से कर पाएगा, अपने जॉब में अच्छे से माने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, सामाजिक रिश्तों को संभालने में उसको कठिनाई होगी। और अलग अलग बीमारियों के अलग अलग लक्षण मैं अभी एक एक करके बताता जाता हूँ। मोटे जो 2-2, 4-4 लक्षण होंगे कि कैसे उनको पहचानेंगे जो बड़ी बीमारियाँ हैं। एक तो है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया का प्रिवेलेंस रेट कम है, 2% से कम है, लेकिन ये बड़ा भयावह होता है। भयावह इसलिए कह रहा हूँ कि समाज में पूरी तरह से ये आदमी अलग हो जाता है इस सोसाइटी से। जिनको लोग सड़क पे देखते हैं कि घूम रहा है, जिसको लोग पागल कहते हैं, वो पागल नहीं है, वो बीमार है, मानसिक रोग से ग्रसित है, उसका इलाज कराइए, वो ठीक हो जाता है। या समय से इलाज मिला होता तो वो इस स्थिति में नहीं पहुंचा होता। वो कपड़े का उसको सुध नहीं रहेगा, कभी नंगे घूमेगा, कभी नाली का पानी पी लेगा, कहीं कुछ तो क्या वैसे भी लोगों का इलाज संभव है? हाँ, जिन लोगों की ये सीजोफ्रेनिक्स हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड सीजोफ्रेनिया है, कई तरह की होती हैं। लेकिन समय शुरुआत में इनको जब हुआ होगा तो कई लक्षण आते हैं इसमें, जैसे अपने में बड़बड़ाना, बिना बात के हंसना, बिना बात के रोना, हवा में इशारे करना, आसमान की तरफ ऐसे ही देखते रहना, कहीं एक टक निगाह लगी तो लगी ही रह गई, बहुत अनमना सा हो जाना, चुपचाप बैठे रहना, किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, बात नहीं करना, अकेले में पड़े रहना, उल्टा पुल्टा बोलना, लोगों पे शक करना, कान में आवाज़ें आना उसके, इस तरह का लगेगा जैसे वो किसी से बात कर रहा है, दीवार से बात कर रहा है। तो ये मोटे लक्षण सीजोफ्रेनिया के होते हैं। शुरुआत जब जैसे ही होती है, अगर आपको कोई दिखता है, किसी मनोचिकित्सक से उसका इलाज ले लीजिए। जहाँ भी जैसे भी आप इलाज शुरू करेंगे उसमें सुधार आ जाता है। अधिकतर लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। मुक्त हम ये नहीं कहेंगे कि दवाई बंद कर देंगे और हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। कुछ समय तक, लंबे अवधि तक दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं और ये मरीज ठीक हो जाते हैं। सर, डिप्रेशन की अगर बात करें तो शुरुआती दौर पे डिप्रेशन के क्या लक्षण होते हैं और कितने स्टेजेस होते हैं इसके? जी, जैसे अभी पूरी बात तो हम नहीं बता पाए थे। एक बीमारी बताया मैंने, सीजोफ्रेनिया। दूसरी बीमारी मैं बताता हूँ, डिप्रेशन, अवसाद जिसे कहते हैं। अवसाद से ग्रसित व्यक्ति अपने में चुपचाप रहेगा, मन उसका अधिकतर समय उदास रहेगा, लोगों से मिलना जुलना उसको ठीक नहीं लगेगा। पहले जिस काम को बड़ी रुचि लेकर करता था, अब उसको बोझ लगने लगेगा, काम में रुचि नहीं आएगी। सिनेमा देखना, टीवी देखना, गाना सुनना, खेलने जाना, घूमने जाना, अपना पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, किचन गार्डनिंग करना, कोई भी ऐसा कार्य जो पहले उसको बड़ा आनंददायक था, अब किसी चीज़ में उसको आनंद नहीं आ रहा है। और ये प्रक्रिया कम से कम 2 हफ्ते की होनी चाहिए। सोना भी वो ज़्यादा शुरू कर देता है? हाँ, सोने में कभी डिप्रेशन के मरीज की नींद बहुत कम आती है, कभी कभी उसको बहुत नींद आएगी। कम नींद वाले भी होते हैं और बहुत नींद वाले, जैसे दिन भर लेटे रह रहे हैं, सोए नहीं हैं गहरी नींद में, लेकिन लेटे रहेंगे, उठेंगे ही नहीं, आँख बंद किए रहेंगे, दिन में भी रात में भी, हमेशा सोना पसंद करेंगे। कम नींद वालों को जल्दी नींद खुल जाएगी, सुबह 3 बजे ही बिस्तर में नींद खुल गई, बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करेगा, कमज़ोरी, थकान हमेशा लगा रहेगा, आत्महत्या के विचार आने लगते हैं, जीवन व्यर्थ लगने लगता है, लगेगा कोई मैं किसी लायक नहीं हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करेगा। तो वो इस तरह के निराशाजनक भाव उसके मन में आने लगते हैं। जब भी घोर निराशा इस तरह की आए तो आप ये पहचान करवाने के लिए एक चिकित्सक या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मिल सकते हैं कि कहीं ये डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है। ऐसी स्थिति में उसका इलाज हो जाएगा। इसके क्लासिफिकेशन में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, विद सोमेटिक सिम्टम, विदाउट सोमेटिक सिम्टम्स, विद साइकोटिक फीचर्स, विदाउट, कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ये सब देखने के बाद इसकी स्टेजिंग करके इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। माइल्ड केसेस में साइकोथेरेपी अलोन भी काम कर जाती है,
जिसमें दवा कोई नहीं दी जाती है, बातचीत काउंसलिंग करके साइकोथेरेपी दे के उसको ठीक किया जाता है। कई तरह की साइकोथेरेपीज ये शुरुआती दौर पे, शुरुआती माइल्ड स्टेज में। उसके बाद कभी खाली दवा दे के, कभी दवा और साइकोथेरेपी दोनों दे के उनके साथ इनके मरीजों को ठीक कर लिया जाता है। इसके मरीज भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। मतलब इसके कितने % चांसेस हैं कि इसके मरीज़ पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं? देखिए 70-75% जितने लोगों को होगा उसमें 70-75% लोग पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। 20-30% लोगों में समस्या रह जाती है, नहीं ठीक हो पाती है, ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट होते हैं, तो उसमें अलग अलग ट्रायल्स करने रहते हैं। और रिकरेंस का रिस्क रहता है अगर आपने एडिक्वेट ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट किया, एडिक्वेट डोज एडिक्वेट ड्यूरेशन तक दिया, तो ऐसे केसेस में रिकरेंस का रिस्क बहुत कम हो जाता है, फिर भी रहता है। लेकिन अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया तो वो रिज़ॉल्व होगा 8-9 महीने में, हो सकता है अपने से रिज़ॉल्व हो जाए, फिर रिकर जल्दी करेगा, लंबा समय जाएगा उसका इलनेस ड्यूरेशन का, तो ये रिकरेंस बढ़ता जाएगा। सर, बच्चों में जो मानसिक रोग है उसको कैसे पहचानें कि क्या लक्षण है बच्चों में? एक तो सामान्य तौर पे जो रोग एडल्ट्स में होते हैं वही बच्चों में होते हैं, वो भी होते हैं। उसके अलावा कुछ रोग ऐसे हैं जो बचपन में ही शुरू हो जाते हैं और उनकी पहचान उसी समय हो जाती है। तो जैसे डिप्रेशन है, बच्चों में भी होगा, चिड़चिड़ापन होगा, मन उसका ठीक नहीं रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा। तो चाइल्डहुड ऑनसेट मूड डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चों में, खास करके जो बचपन के एज ग्रुप में शुरू होती है। उसमें जैसे 2 साल की उम्र में ही शुरू हो जाने वाली बीमारी होती है ऑटिज़म। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसमें माइल्ड ऑटिज़म है, ऑटिस्टिक डिसऑर्डर है, ये ग्रेडिंग चलती है माइल्ड टू सीवियर की तरफ। ऑटिज़म कैसे पहचानेंगे बच्चों में? आजकल थोड़ा इसका देखने में बढ़ गया है, हम लोगों के क्लिनिक्स में इसके मरीज बढ़ गए हैं। कारण कई बताए जा रहे हैं कि शायद माता पिता का समय ना दे पाना, वर्किंग होने की वजह से, बच्चा जॉइंट फैमिली नहीं है तो बच्चे को इंटरेक्ट करने का एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, मोबाइल में ज़्यादा बिजी रह रहा है, कोई कारण है। लक्षण इसके ये होते हैं कि बच्चा अपने में रहेगा, रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, रिपीटिटिव बिहेवियर हो जाएगा। रेसिप्रोकेट नहीं करेगा मतलब आपसे आँख नहीं मिला के बात करेगा, आपके हंसने वाली बात पे हंसेगा नहीं, अपने में खोया रहेगा, आपसे इंटरेक्ट नहीं करेगा या किसी से नहीं करेगा, अपनी उम्र के बच्चों के साथ नहीं खेलेगा। आम तौर पे जो खिलौनों से बच्चे खेलते हैं उन खिलौनों से वो नहीं खेलेगा, अनयूजुअल चीज़ों से खेलेगा। जैसे घड़ी पा गया तो घड़ी खोल के उसको बनाता बिगाड़ता रहेगा, उसी में खोया रहेगा, अपनी दुनिया में वो खोया रहता है। ये सब बच्चों में मानसिक रोग के ये 2 साल की उम्र पे शुरू होते हैं और इस तरह के लक्षण अगर मिलते हैं तो एक बार असेस करा लेना चाहिए 2-3 साल के बच्चे में ज़रूर कि कहीं इसके में ऑटिज़म के लक्षण तो ये नहीं आ रहे हैं। वो एक प्रोफेशनल, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल देख के समझ पाएगा कि ये क्या ऑटिज़म के लक्षण है या नॉर्मल चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये सामान्य चल रहा है। उसके अलावा एक बच्चों में बीमारी होती है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि कहते हैं जैसे बच्चे के शरीर में मोटर लग गया है, वो एक जगह बैठेगा नहीं, भागता रहेगा, क्लास में अपनी जगह पे नहीं बैठेगा, वहाँ बैठेगा, फिर दूसरी जगह जाएगा, फिर तीसरी जगह जाएगा, दौड़ता भागता रहेगा, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा, कंसंट्रेट नहीं करेगा, बिल्कुल अटेंटिव नहीं रहेगा, कुछ भी कहिए अनसुना कर देगा, सुन भी लिया तो मानेगा नहीं, उसको करेगा नहीं, घर पे आएगा होमवर्क नहीं पूरा करेगा, अपने सामान खो देगा, कहीं कुछ उसको मिला है स्कूल ले जाने के लिए, स्कूल से घर ले जाने के लिए, वो कहीं भी खो जाए उसे ध्यान नहीं रहेगा, और रेकलेस बिहेवियर करता है, सीढ़ी दौड़ता हुआ चढ़ेगा, ऊपर से ही कूदेगा, इस तरह के लक्षण उसके में मिलने लगते हैं। अगर ऐसा मिल रहा है तो अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। ये 3 तरह के होते हैं, इनअटेंटिव टाइप, हाइपरकाइनेटिक टाइप या मिक्स टाइप। तो जो भी है एक बार इसका एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से इसकी जांच करा लेनी चाहिए। इसको कुछ है तो उसका इलाज हो जाएगा। ये दोनों ही बीमारियां इलाज के साथ ठीक होने वाली बीमारियां हैं। ऑटिज़म में कुछ साइकोथेरेपीज़, दोनों में ही साइकोथेरेपीज़ का भी रोल है और फार्माकोथेरेपी का रोल है। जैसी ज़रूरत होती है उसका इस्तेमाल करके बच्चे को लाभ पहुँचाया जाता है। बूढ़ों में एक बीमारी होती है, बीमारी नहीं कहेंगे, नॉर्मली एज के साथ शायद ये फैक्टर हो भूलने की, तो उस पर क्या आपका कहना है कि वो भूलने की बीमारी है या फिर एज के साथ ही है वो? जी देखिए, बड़ा ही एक चीज़ प्रचलित कहा जाता है कि उम्र के साथ याददाश्त कमज़ोर होती है। ठीक, ज़रूरी नहीं है कि सबकी उम्र के साथ याददाश्त कमज़ोर हो।
आप देखेंगे 100 साल का आदमी जापान में कंपनी चला रहा है, CEO है, तो उसको तो उम्र के साथ नहीं उसके फंक्शंस इम्पेयर हुए। भूलने की बीमारी जो होती है उसको डिमेंशिया बोलते हैं। 60 साल के बाद आमतौर पे सेनाइल डिमेंशिया, और 45-40 के बाद जो परिलक्षित हो जाता है वो प्री सेनाइल डिमेंशिया कहा जाता है। डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी, जिसमें सिर्फ भूलना नहीं होता है, उसका रूटीन इम्पेयर हो जाता है, कपड़ा पहनना भूल जाता है, डेली फंक्शनिंग भूल जाएगा, साइन करना भूल जाएगा, कैसे साइन करना है उसमें गड़बड़ी आ जाएगी, बटन अनबटन करने में उसको दिक्कत आने लगेगी, प्लानिंग नहीं कर पाएगा, एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं कर पाएगा। ये सारे लक्षण होते हैं। उसके बाद जब बीमारी और ख़राब होती है तो इतना भूल जाता है कि वो पहचान नहीं पाता है अपनों को, रास्ते भूल जाता है जिन रास्तों पे वो रोज़ आता था, घर में कमरे नहीं पहचान पाता है, टॉयलेट कहाँ करना है उसके समझ में नहीं आता है, कहीं कर देता है, बिस्तर पे कर देता है, जाना है अपने कमरे में किसी और के कमरे में चला जाता है। तो इस तरह के लक्षण मिलने लगते हैं। डिमेंशिया को कई तरह के डिमेंशिया होते हैं, मुख्यतः अल्जाइमर्स डिमेंशिया, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, लेवाई बॉडी डिमेंशिया या वस्कुलर डिमेंशिया। मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड तो अल्जाइमर्स है, पर इंडिया में मोस्ट कॉमनली कहा जाता है मिक्स्ड डिमेंशिया मिलते हैं। और ये सब ट्रीटेबल कॉजेज़ हैं, एटलीस्ट पूरी तरह रिवर्सिबल नहीं है, पर इनको हॉल्ट द प्रोसेस किया जा सकता है कि जहाँ है वहाँ रोक दिया जाए। अब आते हैं कि उससे पहले भी लोगों को भूलने की बीमारी होती है। बहुत लोग आते हैं, कहते हैं हमको याद नहीं रहता है, हम चाबी भूल जाते हैं, हमको कुछ आजकल ठीक से याद नहीं हो रहा है। तो उसमें 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो रिवर्सिबल डिमेंशियाज होते हैं जो कुछ डिफिशियंसीज से होती हैं, कुछ कमियों से होती हैं, जैसे विटामिन B12, फोलिक एसिड या थायराइड की बीमारी में। ये रिवर्सिबल डिमेंशियाज हैं, इनका पता चलते ही इनका इलाज कर दिया जाता है और ये फिर से अपने पुराने सामान्य स्तर पे। यंगस्टर्स में भी होता है? ये किसी में भी हो सकता है और ये किसी भी स्टेज में ट्रीटेबल होते हैं, ठीक हो जाते हैं। उसके बाद आता है मोस्ट कॉमनली जो लोग प्रेजेंट करते रहते हैं, बच्चे आते हैं कि हमको याद नहीं होता है। वो समस्या क्या है कि वो प्रॉब्लम उनके याददाश्त में या मेमोरी में इम्पेयरमेंट नहीं है, उनके कंसंट्रेशन अटेंशन में प्रॉब्लम है। चीज़ों पे अगर फोकस नहीं किया मैंने, ठीक से ध्यान नहीं दिया, तो चीज़ें रजिस्टर नहीं होंगी और रिकॉल नहीं हो पाएंगी। तो उनको डिस्ट्रैक्शन से बच के अटेंटिव होके कंसंट्रेट करके चीज़ों पे जब ध्यान देंगे, जब उनको याद करेंगे तो वो चीज़ें उनको याद रहने लगेंगी। तो उनको हम यही सिखाते हैं कि आप अटेंटिव होइए, कंसंट्रेट करिए, आपको भूलने की बीमारी नहीं है। इसके अलावा एक स्यूडो डिमेंशिया होती है। स्यूडो डिमेंशिया ये होता है कि जैसे अवसाद का मरीज है, वो बड़ा अनमना सा हो जाता है, तो उसको कुछ याद रहेगा भी तो याद करना नहीं चाहेगा, वो एफर्ट ही नहीं लगाएगा। तो उसको लगेगा कि आजकल सब भूल जा रहे हैं, इनको कुछ याद नहीं रहता है, उसको पैसा दे के भूल गए। तो इसलिए भूल गए कि उसको पैसा दिया, उसका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि उससे लेना है कि उसको देना है, उसने बस दे दिया, ध्यान नहीं दिया, उसको भूल गया। तो ये स्यूडो डिमेंशिया की स्टेज होती है। तो ये डिमेंशिया और स्यूडो डिमेंशिया इन शॉर्ट में हम कहेंगे। अगर पहचानना हो तो इन लक्षणों के आधार पर पहचान के, या ऐसे लक्षण किसी में दिखे तो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से असेसमेंट करा के उसका इलाज ले लेना चाहिए। मेंटल हेल्थ सर इतना बड़ा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा, अब इसका वो भी है, प्रचार प्रसार भी काफ़ी है, लोग अवेयर भी हो रहे हैं इसके लिए। सरकार की क्या फैसिलिटीज़ है मेंटल हेल्थ पे? सरकार मेंटल हेल्थ पे क्या क्या प्रोग्राम चला रही है ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले 2 चीज़ें और बता दूं। एक तो बीमारियों में जो मैं बता रहा था, सिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन बताया था, ऑटिज़म, बच्चों की 2 बीमारियां और एक बुजुर्ग की बीमारी की चर्चा हो गई। एक महत्वपूर्ण बीमारी जिसकी चर्चा नहीं हुई वो था बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में 2 फेज़ आते हैं, मेनिया के और डिप्रेशन के। डिप्रेशन की पहचान वैसे ही करेंगे जैसे मैंने डिप्रेशन का बताया। मेनिया का मरीज कैसे पहचाना जाएगा कि वो ज़्यादा बोलने लगेगा, सोएगा नहीं, बहुत ऊर्जावान हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें करने लगेगा, अपनी क्षमता से बढ़ के बोलेगा। इस तरह की बातें जैसे मैं भारत का प्रधानमंत्री हूँ या प्रधानमंत्री मेरे दोस्त हैं, सारा शहर मेरा है, इस तरह के अपनी क्षमता से बढ़ के वो बातें करने लगेगा। गुस्सा करेगा, तोड़ फोड़, मार पीट, गाली गलौज, सड़क पे खड़ा होकर ट्रक रोकने लगेगा कि ये तो मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं करोगे। तो इस तरह की बातें करना, इस तरह से हम मेनिया के पेशेंट को समझाते हैं ये भी मानसिक रोग है। अगर कहीं दिखता है तो ये मानसिक रोग समझा जाए। दूसरा, नशा एक ऐसी बीमारी है जो बड़ा नुकसान दे रही है समाज को, और ये भी एक तरह का मानसिक रोग है। नशे पे आदमी निर्भर हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है। डिपेंडेंट होने के बाद उसकी
एक तो फिज़िकल हेल्थ उसका ख़राब होता ही है, मेंटली वो प्रोडक्टिव नहीं रह जाता है, नुकसानदेह हो जाता है अपने लिए भी, परिवार के लिए, समाज के लिए, और इसके वजह से उसका परिवार सफ़र करता है। अगर घर में एक आदमी अपना सारा अर्निंग नशे में लगा देता है तो उसके परिवार पे क्या गुजरती होगी, उसकी पत्नी कैसे सफ़र करती होगी, बच्चों का पालन कैसे करती होगी, तो वो तनाव में अवसाद में आने लगती है। तो नशा भी एक तरह का मानसिक रोग है और इसका इलाज है। नशा छुड़ाया जा सकता है। इसके लिए अलग अलग सेंटर्स हैं, मेडिकल कॉलेज में भी हैं, साइकेट्रिस्ट इसका ट्रीटमेंट देते हैं। अलग अलग नशे का अलग अलग इलाज है। तो समाज इससे जागरूक होकर नशा एक तो छोड़े, और अगर कोई एक तो शुरू ना करे, अगर कोई शुरू किया है तो छोड़ने के लिए आगे आए। अब सरकार ने क्या योजनाएं चला रखी हैं ये मैं बताऊंगा। एक राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलता है। अपने उत्तर प्रदेश के सभी 75 ज़िले इस कार्यक्रम से आच्छादित हैं, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम से। इस कार्यक्रम के तहत हर ज़िले में एक टीम नियुक्त हुई है, पोस्टेड है, जो सरकार की इन नीतियों को आगे बढ़ाती है। वो उसका काम क्या है कि सप्ताह में 3 दिन जिला स्तर पे वो ओपीडी देंगी, ओपीडी सेवाएं देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे जिस जिला अस्पताल में पोस्टेड हूँ, तो सोम, बुध और शुक्र 3 दिन मैं यहाँ अपनी सेवाएं ओपीडी में देता हूँ। इसके अलावा बाकी जो 3 दिन बचे, इसमें मंगलवार और बृहस्पतिवार को आउटरीच कैंप्स होते हैं। आउटरीच कैंप्स हमारे होते हैं ज़िले के चयनित 8 PHC CHCs पे। ये हर ज़िले में ये चल रहा है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। वहाँ जाके हम, जैसे दूर का कोई मरीज़ है किसी PHC का, उदाहरण के तौर पे एक बहुत दूर की PHC है जो मुख्यालय से लगभग 75-80 किलोमीटर दूरी पे है, डेरवा, बड़हलगंज के आगे। वहाँ पे कोई मरीज़ है, वो उसको आने में तमाम असुविधाएं हैं कि वो गोरखपुर आके हमको दिखा पाए। तो सरकार ने ये प्रोजेक्ट चलाया कि हम वहाँ जाके उनको इलाज दे दें। तो महीने में एक बार हमारा वहाँ का विज़िट लगता है, जिस दिन हम दवा लेके अपनी टीम के साथ जाते हैं, वहाँ मरीज़ देखते हैं, उनका उपचार करते हैं, उनको दवा निःशुल्क सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती है। जो काउंसलिंग की सुविधा है, हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट लोग और साइकेट्रिक सोशल वर्कर, नर्स, कम्युनिटी नर्स, साइकेट्रिक नर्स, ये सभी लोग जाते हैं। जैसी आवश्यकता होती है हर तरह की सुविधा वहाँ महीने में एक दिन हम लोग देते हैं और उनका इलाज वहीं पे हो जाता है। तो ऐसे 8 PHC CHCs पे हमारा भ्रमण होता है। बाकी एक दिन जो सैटरडे बचा, उन सैटरडेज़ में सारे गवर्नमेंट होम्स और नॉन गवर्नमेंट होम जैसे महिला शरणालय है, बाल किशोर संप्रेक्षण गृह है, जेल है, मानसिक मंदित विद्यालय है, हॉस्टल है, इन जगहों पे, इनके अलावा जो NGOs द्वारा संचालित मानसिक रोगियों के लिए होम्स हैं और वृद्धाश्रम है, इन सभी जगहों पे हम लोग जाके कोशिश करते हैं कि महीने में एक बार ज़रूर हर जगह जा पाएँ। क्योंकि संख्या सीमित है, दिन कम है, तो सारी जगह सब जगह बराबर फ्रीक्वेंसी पे जा पाना संभव नहीं हो पाता है। फिर भी उनसे कोऑर्डिनेट करके जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ज़्यादा, जहाँ कम ज़रूरत है वहाँ कम जाके हम लोग अपने सारे 6 दिन का यूटिलाइजेशन इस तरह से करते हैं कि सबको सुविधाएं मिलती रहें सरकार के मंशानुरूप। तो ये कार्यक्रम हर ज़िले में सरकार चला रही है मानसिक स्वास्थ्य के लिए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कुछ कार्यक्रम कुछ चल रहा है, क्योंकि WHO का इस पे बड़ा फोकस है मेंटल हेल्थ पे। ये बीमारी ऑन द राइज़ है थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्योंकि इसका दर बढ़ रहा है। इसलिए अपने देश में भी, अपने प्रदेश में भी इस पे सरकारें बहुत ध्यान दे रही हैं और इनसे जल्दी उपचार दिया जाए, इनकी पहचान की जाए, ऐसी व्यवस्था की गई है। सर, कई बार ऐसा होता है कि मेंटल हेल्थ के लिए जो दवाएं हैं वो चलती हैं और चलती जाती हैं, तो क्या उसको रोकने का कोई एक टाइम होता है? जी, ये आपने बड़ा अहम सवाल उठाया है। हम इसलिए कि हर आदमी के मन में ये रहता है कि अगर हमें बीमारी हुई है तो मैं इससे निजात कब पाऊँगा, मेरी दवाई, मेरा इलाज बंद कब होगा। तो ये बताऊं कि कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि हर मानसिक रोग का इलाज आजीवन करना है। अलग अलग स्टेज में, अलग अलग बीमारी में अलग अलग ड्यूरेशन है। उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएं कि अगर कोई फर्स्ट एपिसोड मेनिया का पेशेंट है, उसकी दवाई हमने शुरू की, अगर पेशेंट ठीक हो जाता है, कई बार वो खुद छोड़ देता है, अन्यथा प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो 5 साल चला के उसकी दवा बंद कर दी जाएगी। ऐसा नहीं कि आजीवन उसकी दवा चलाते रहनी है। कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है, जैसे क्रॉनिक सिजोफ्रेनिया है,
कि उसमें हमेशा चलाते रहा जाए। उसके लिए भी हम ये कहेंगे कि सिजोफ्रेनिक होकर सड़क पे कोई घूम रहा है, उससे तो बहुत अच्छा है कि जैसे कोई डायबिटीज़ की दवा खा रहा है, हाइपरटेंशन की खा रहा है, थायराइड की खा रहा है, उसी तरह से एक ये दवा भी लेता रहेगा और कम से कम समाज में, परिवार में एक सक्रिय योगदान देके एक स्वस्थ मनुष्य के तौर पे अपना जीवन यापन कर पाएगा। तो बीमारियां आजीवन चलने वाली नहीं है। एक ये उदाहरण मैंने बताया क्रॉनिक सिजोफ्रेनिया का। बाकी अधिकतर दवाओं में ड्यूरेशन फिक्स होता है, किसी का 2 साल है, कहीं 9 महीना है, कहीं 5 साल है, उस पर दवा चला के उतने दिन बंद कर दी जाती है। सर थैंक यू सो मच हमें इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। जाते जाते जो व्यूवर्स हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? सभी के लिए एक संदेश मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के तौर पे ये रख देंगे कि मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए दिनचर्या अपनी नियमित रखें, नींद संतुलित रखें, नींद का पर्याप्त ड्यूरेशन रखें, आहार अपने संतुलित रखें, खाने में सभी चीज़ों का संतुलित मात्रा में सेवन करें, तनाव प्रबंधन सीख लें। हर आदमी आज के समय में तनावग्रस्त रह रहा है और तनाव एक बड़ा कारण हो रहा है मानसिक रोगों के होने का। तो तनाव अगर आपका प्रबंधित रहेगा, व्यवस्थित रहेगा ठीक तरीके से, तो मानसिक रोगों से बचे रहेंगे। तनाव प्रबंधन के बहुत सारे रास्ते, सुझाव इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं, हम लोग भी बताते रहते हैं जगह जगह कैंप करके। सर जाते जाते लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के तौर पे सभी के लिए मेरा ये संदेश होगा कि मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ रखने के लिए अपना तनाव प्रबंधन ज़रूर उचित रखें। तनाव बहुत हो रहा है और तनाव से ही मानसिक रोग हो रहे हैं कई सारे। अगर तनाव ठीक रहेगा तो आप कई मानसिक रोगों से बचे रहेंगे। तनाव प्रबंधन तो करिए, उसमें कई तरीके होते हैं जो नेट पे भी अवेलेबल हैं, कैसे कैसे करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, क्या होता है वो समझते हुए आप अपना तनाव प्रबंधन रखिए। दूसरा, नींद पर्याप्त लीजिए, खान पान संतुलित रखिए, हर चीज़ का उसमें मिश्रण हो, जो भी खाद्य हैं सारे न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल आपको मिलने चाहिए। एक्सरसाइज ज़रूर करिए, फिज़िकली फ़िट रहिए, अपने हॉबीज़ को परस्यू करिए, जो भी आपके शौक़ हैं उनको आधा 1 घंटा समय ज़रूर दें। कोई गेम खेलते हैं तो कोई गेम खेलें, कोई पेंटिंग, ड्राइंग, किचन गार्डनिंग, कुछ भी आपको अच्छा लगता है, गाना सुनना, मूवी देखना, दोस्तों के साथ आउटिंग, बैठ के गप करना, जो भी ठीक लगता है उसको आधा 1 घंटा ज़रूर दें। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो अपनी दिनचर्या नियमित रखें, प्रकृति के नज़दीक अपनी दिनचर्या रखें, उल्टे समय पे सोना, उल्टे समय पे खाना, इन सब से बचें और एक्सरसाइज करते रहें, हॉबीज़ परस्यू करें, स्ट्रेस मैनेज रखें, मानसिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरी चीज़ जो पहले भी कही जाती रही है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, तो शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ रखिए। उसका एक और कारण ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय एक खुश रखने वाला हार्मोन रिलीज़ होता है आपके बॉडी में, जो आपको प्रसन्नचित्त रखता है, तो आप कई सारे मानसिक रोगों से बचे रहेंगे। ठीक, इसी के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, हमारे लाउड स्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी जानकारियाँ देने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमित शाही जी, जो कि साइकार्टिस्ट हैं अपने गोरखपुर के जिला अस्पताल में। ऐसी ही और भी विशेष शख्सियत के साथ मैं करूँगी अगली मुलाकात। तब तक देखते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ ज़रा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।